ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक। तो इसमें भी सबसे पहला टॉपिक है हमारा आवर्त गति। आवर्त गति क्या होती है? यदि किसी वस्तु या यदि कोई वस्तु निश्चित समय में, फिक्स टाइम में, निश्चित मार्ग पर, एक ही रास्ते पर बार बार अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवर्त गति कहलाती है। मतलब कि समय निश्चित है और एक ही मार्ग है, उस पर बार बार वो अपनी गति दोहराती है तो उसको हम बोलते हैं आवर्त गति, उसकी गति को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दीवार घड़ी जो होती है उसकी सुई की गतियां जितनी भी होती हैं, तीनों सुई होती हैं, तीनों सुई की गतियां कैसी कहलाएंगी? उनकी गति आवर्त गति कहलाएगी, क्योंकि वो एक निश्चित समय में गति करती हैं और एक निश्चित मार्ग पर गति करती हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा दीवार घड़ी है और इसमें ये छोटी, सबसे छोटी सुई है, फिर ये बड़ी वाली सुई है और ये सेकंड की सुई है। तीनों का टाइमिंग घूमने का फिक्स होता है। ठीक है। तो देखिए, वो दीवार घड़ी की सुई में जो छोटी सुई होती है उसका आवर्तकाल कितना होता है? छोटी सुई का आवर्तकाल होता है 12 घंटे। इसका मतलब ये हो गया, ये प्रत्येक 12 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। ठीक है। उसी प्रकार अगले 12 घंटे में ये दूसरा चक्कर पूरा कर लेगी। तो इसका टाइमिंग भी फिक्स है और इसका रास्ता मार्ग भी फिक्स है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? आवर्त गति कहेंगे। उसी प्रकार बड़ी सुई का आवर्तकाल कितना होता है? बड़ी सुई का आवर्तकाल होता है 1 घंटा 60 मिनट। और सेकंड की सुई का आवर्तकाल कितना होता है? 1 मिनट या 60 सेकंड होता है। ठीक है। तो दीवार घड़ी की सुई की गतियां क्या कहलाएंगी? आवर्त गति। उसी प्रकार पृथ्वी की गति है, पृथ्वी की गति भी एक प्रकार की आवर्त गति कहलाएगी, क्योंकि ये भी निश्चित मार्ग पर निश्चित समय में गति करती है। ठीक है। और पृथ्वी की अगर अपने अक्ष के परितः घूम रही है तो इसका आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे में ये अपने धुरी पर या अक्ष पर एक बार घूम लेती है। ठीक है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूर्णन का आवर्तकाल 24 घंटे होगा। और उसी प्रकार अगर पृथ्वी का सूर्य के परितः घूर्णन आवर्तकाल देखें, मतलब कि सूरज का चक्कर पृथ्वी कितने दिन में लगा लेती है? 1 साल में या 365 दिन में। ठीक है। हाँ। तो और उदाहरण है आवर्त गति के, पेंडुलम या लोलक की गति भी इसका उदाहरण है। ग्रह और उपग्रह की गति भी इसका उदाहरण है, क्योंकि इनका भी अपना एक आवर्तकाल फिक्स होता है, ग्रह का उपग्रह का। और स्प्रिंग की गति भी एक प्रकार की आवर्त गति ही है। ठीक है। तो आवर्त गति समझ में आई है। यदि कोई वस्तु निश्चित समय के बाद निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति दोहराती है तो उसे उसकी गति क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। अब उसी प्रकार हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें सरल आवर्त गति या एसएचएम। अब देखिए, सरल आवर्त गति किसको बोलेंगे? तो सरल आवर्त गति के लिए कंडीशन है, जब कोई वस्तु, हाँ, जब कोई वस्तु मध्य बिंदु के दोनों ओर सरल रेखा में आवर्त गति करती है तो उसकी यह गति सरल आवर्त गति या एसएचएम कहलाती है। मध्य बिंदु या माध्य बिंदु बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये घड़ी है, घड़ी में ये पेंडुलम लटका हुआ है। पेंडुलम, ये इसकी जो माध्य स्थिति है, घड़ी की माध्य स्थिति कौन सी कहलाएगी? ये माध्य स्थिति के दोनों तरफ, यहाँ पर इस साइड और इस साइड जब गति करता है तो इसको बोलेंगे हम सरल आवर्त गति। क्या बोलेंगे? सरल आवर्त गति। अब देखिए, इसमें यहाँ जाने में और यहाँ जाने में इसका टाइमिंग फिक्स होती है, ये भी फिक्स टाइम में ही जाता है और इसका मार्ग भी एक है। इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी सरल आवर्त गतियां होंगी वो आवर्त गति तो होंगी ही ऑलरेडी, क्योंकि आवर्त गति की जो कंडीशन है वो फॉलो कर रही है। लेकिन ये माध्य स्थिति के दोनों ओर ही हो रही है, इसलिए इसको हम सरल आवर्त गति कहते हैं।
ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे? उदाहरण होंगे घड़ी के पेंडुलम की गति। ठीक है, ये माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है। सरल लोलक की गति भी होगी। स्प्रिंग भी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है। झूले की गति भी दोनों ओर होती है माध्य स्थिति के। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सरल आवर्त गति के उदाहरण हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें? निष्कर्ष ये निकलता है कि जितनी भी सरल आवर्त गति होंगी वो निश्चित तौर पर आवर्त गति तो होंगी या होती हैं, किंतु किंतु सभी आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो एक ही मार्ग पर बार बार अपना। हाँ। तो जितनी भी सरल आवर्त गति होंगी वो निश्चित तौर पर आवर्त गति तो कहलाएंगी, लेकिन आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं हो सकती। डिपेंड करता है, क्योंकि अगर अब वो अगर आवर्त गति है तो माध्य स्थिति के दोनों ओर नहीं भी हो सकती है, लेकिन आवर्त गति तो होगी वो। ठीक है, क्योंकि सॉरी सरल आवर्त गति नहीं हो सकती है, क्योंकि सरल आवर्त गति होने के लिए माध्य स्थिति के दोनों ओर होना जरूरी है। ठीक है, तो यही अंतर है आवर्त गति और सरल आवर्त गति में। अगर वो सरल आवर्त गति है तो उसे माध्य बिंदु के दोनों तरफ सरल रेखा में गति करना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण से समझ सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति आवर्त गति तो है, किंतु हम इसे सरल आवर्त गति नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति नहीं कर रही है। ठीक है, क्लियर है? आज चलें आगे। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा आवर्तकाल या दोलनकाल। कौन सा है? आवर्तकाल या दोलनकाल। अब आवर्तकाल या दोलनकाल क्या होता है? एसएचएम करती हुई वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय उसका दोलनकाल या आवर्तकाल कहलाता है। कोई वस्तु है एसएचएम कर रही है, तो वो एक दोलन मतलब कि एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसको उसको बोलेंगे उसका आवर्तकाल। तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसको, या एक दोलन करने में जितना समय लगेगा उसको हम बोलेंगे उसका आवर्तकाल। ठीक है, ठीक है। अब अगला है हमारा इसमें आवृत्ति। आवृत्ति मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। अगर एसएचएम करती हुई वस्तु द्वारा एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब इसको हम एन से स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और दोलन काल को कैपिटल टी से। तो आवृत्ति किसको बोलेंगे कि एक सेकंड में वो कितने दोलन या चक्कर लगा लेता है, उसी को उसकी आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, और इसका आवृत्ति का आवर्तकाल से जो रिलेशन होता है वो देख लेते हैं। आवृत्ति हमेशा आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा एन इक्वल 1/t होता है। आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया आवृत्ति बराबर 1/दोलनकाल या आवर्तकाल लिख सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आयाम। कौन सा रहेगा? आयाम। अब आयाम क्या होता है? एसएचएम करती हुई वस्तु का मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। इसे हम स्मॉल ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी घड़ी है और ये पेंडुलम है। तो इसकी माध्य स्थिति से
इस माध्य स्थिति से ये अधिकतम कितना जाएगा, इस साइड या इस साइड, अधिकतम जितना जा सकता है उसी को हम उसका बोलते हैं आयाम। तो मैक्सिमम जहाँ जितना जाएगा उसको बोलेंगे उसका आयाम। ठीक है। तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही आयाम बोलते हैं, ऐसे चम करती हुई वस्तु है तो। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या देखना है हमको, अगला टॉपिक है तो विभिन्न राशियां देखना है, एसएचएम करती हुई वस्तु और विभिन्न राशियों के समीकरण देखना है। तो पहला है एसएचएम करती हुई वस्तु के विस्थापन के समीकरण, विस्थापन का समीकरण या सूत्र बोल सकते हैं। तो अगर कोई वस्तु है वो एसएचएम कर रही है तो उसका विस्थापन देखते हैं, विस्थापन का समीकरण क्या होगा। उसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा और भी कुछ समझना पड़ेगा। उसके लिए कोणीय वेग ओमेगा समझना पड़ेगा। ओमेगा जो होता है इसको हम कोणीय वेग बोलते हैं। कोणीय वेग ओमेगा का सूत्र होता है कोण अपॉन समय। क्या होता है? कोण अपॉन समय। हाँ, कोण अपॉन समय। ठीक है। अब कोण, इसकी जगह कोण क्यों हम थीटा लिख रहे हैं, कि समय को टाइम लिख रहे हैं, तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी लिखेंगे इसको। ठीक है। और पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180। पाई रेडियन 180। ठीक है, 180 डिग्री। तो 180 हमको यहाँ थीटा की जगह 360 डिग्री लिखना है, तो 360 डिग्री को कितना लिख सकते हैं हम? 2 पाई बोल सकते हैं। 2 पाई। तो यहाँ पे जो लिखा है हमने थीटा की जगह 2 पाई लिखा है, 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? ओमेगा इक्वल 2 पाई अपॉन कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है। इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होगा वो होता है विस्थापन का बाय इक्वल ए साइन थीटा। क्या होगा? बाय इक्वल ए साइन थीटा। थीटा की वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ए का जो मतलब है वो है आयाम। ए का क्या मतलब? आयाम। कैपिटल वाई का है विस्थापन और थीटा का मतलब है कोण। ठीक है। तो देखिए विस्थापन का जो समीकरण था बाय बराबर ए साइन थीटा, इसमें हमने क्या किया है, थीटा का जो है वैल्यू रख दिया है। तो थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? देखिए थीटा इक्वल, अगर ये हम देखें तो थीटा निकालें इसमें तो इसका तिर्यक गुणा यहाँ हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा टी। तो हमने ये थीटा की जगह रख दिया यहाँ पे, क्या रख दिया है? ओमेगा टी। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है हमने? नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा की वैल्यू हमने ये रख दी है। हाँ, तो हो जाएगा बाय बराबर ए साइन कोष्टक में 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी। तो ये हमारा समीकरण निकल आएगा। तो इसका कॉमन समीकरण हो गया, ये नॉर्मल समीकरण होंगे वो ये 3 बनेंगे। ठीक है, 3 हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये इसमें 2 कंडीशनें बनती हैं, ध्यान रखना। कोई भी वस्तु होगी, कोई भी वस्तु का समीकरण जब हम देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये इसकी मध्यमान स्थिति है, तो इसको हम मध्यमान स्थिति बोलेंगे जब वो बीचों बीच में रहेगा। ये मध्यमान स्थिति हो गई। ठीक है। और ये इसको हम बोलेंगे सीमांत स्थिति, अधिकतम स्थिति। ठीक है।
तो जब भी इस स्थिति में हम देखेंगे सीमांत स्थिति में, तो थीटा जो होगा, थीटा की वैल्यू होगी कितनी, शून्य होगी, क्योंकि वो इसके जस्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, तो जीरो लेंगे थीटा को। और इस स्थिति में अगर ये कोण देखें तो कितना बनेगा, ये थीटा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो सीमांत स्थिति के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे, और मध्यमान स्थिति के लिए थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, शून्य लेंगे, जीरो, हमेशा। ठीक है, तो इसमें पहली कंडीशन देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन, मध्यमान स्थिति में कण का विस्थापन थीटा कितना लेंगे, 0 डिग्री। तो देखिए, इसका जो समीकरण था उसमें हमने क्या किया है, थीटा की जगह वैल्यू रख दी है, तो 0 डिग्री रख दिया। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो फाइनली बाय का या विस्थापन जो है मध्यमान स्थिति में कितना आ जाएगा, 0। इसी को हम बोलेंगे न्यूनतम। 0 मतलब न्यूनतम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसएचएम करती हुई वस्तु का जो विस्थापन होगा मध्यमान स्थिति में, न्यूनतम होगा या शून्य होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे इसकी सीमांत स्थिति। तो सीमांत स्थिति में क्या होगा, सीमांत स्थिति या अधिकतम स्थिति में कण का विस्थापन, थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री लेंगे। तो ये इसमें क्या किया हमने, साइन थीटा की जगह 90 डिग्री का वैल्यू रखेंगे। 90 साइन 90 का वैल्यू कितना, 1 होता है। तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा, बाय विस्थापन आ जाएगा ए, अधिकतम आ जाएगा। अब अधिकतम मतलब बाय बराबर ए का मतलब है कि जो विस्थापन होगा सीमांत स्थिति में, वो आयाम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आयाम जितना होगा उतना ही क्या होगा, सीमांत स्थिति में विस्थापन आएगा। ठीक है, मतलब कि ये अधिकतम होगा। ठीक, अब अगली राशि देख लेते हैं। दूसरी दूसरी राशि है हमारी वेग। एसएचएम करते हुए कण का वेग। तो इसका वेग का जो सूत्र होता है वो होता है म्यू बराबर ए ओमेगा कॉस थीटा। क्या होता है, म्यू बराबर ए ओमेगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया है, ओमेगा की वैल्यू रख दी है, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया है, हम्म, हाँ, तो ये थीटा की वैल्यू रख दी हमने। हाँ, ओमेगा टी। ठीक है, इसके बाद यहाँ नीचे क्या कर दिया, यहाँ पे ओमेगा भी, यहाँ एक बार और ओमेगा आएगा। ठीक है, इस वाले में देख लो, ए ओमेगा कॉस, फिर 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। यहाँ एक बार और आएगा ओमेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे है क्या, एक एक तो ये हो गया, एक और इसका फार्मूला होता है वेग का, वो होता है म्यू बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आप देख पा रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसकी भी दोनों कंडीशन में हम देख लेते हैं मान के। तो पहली कंडीशन देख लेते हैं पहले। तो मध्यमान स्थिति में थीटा 0 लेंगे, तो थीटा की जगह 0 रख देंगे हम। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो म्यू इक्वल आ जाएगा ए ओमेगा। तो म्यू इक्वल ए ओमेगा मतलब कि ये अधिकतम होगा मध्यमान स्थिति में वेग, किसी भी वस्तु का या कण का। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है सीमांत स्थिति, ये बी है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, इसमें थीटा कितना लेंगे, 90 डिग्री। चलिए, तो इसमें थीटा की वैल्यू हम रख देंगे, तो 90 डिग्री रखेंगे। cos 90 का मान 0 होता है, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा। 0 का मतलब है कि
एसएचएम करती हुई वस्तु सीमांत स्थिति में जो वेग होगा वो न्यूनतम होगा या जीरो होगा। ठीक है यहाँ तक। अब अगली राशि देख लेते हैं। अगली राशि है त्वरण। ठीक है। अब त्वरण को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एफ से, स्मॉल एफ से। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। इसमें भी हम मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा ओमेगा की जगह, सॉरी थीटा की जगह रख देंगे, डब्ल्यू ओमेगा टी रख देंगे। अब ये आ जाएगा एफ बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। अब इसकी दोनों कंडीशन है। तो पहली कंडीशन, मध्यमान स्थिति में थीटा 0 डिग्री रख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन 0 का मान रख देंगे। साइन 0 का मान कितना होता है? थीटा की जगह साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है। ये इक्वल नहीं है ना, इसको ठीक कर लेना, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। तो 0 करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा? एफ का मान 0 आ जाएगा। ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मध्यमान स्थिति में त्वरण कितना आएगा? 0 आएगा या न्यूनतम होगा। और इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन, सीमांत स्थिति में थीटा को 90 लेंगे, मान रखेंगे। तो मान रखने के बाद कितना आएगा? साइन 90। साइन 90 का मान की वैल्यू कितनी होगी? हम्म हम्म तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे, 1 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, ये नहीं आएगा। एफ इक्वल क्या आ जाएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। हाँ, इसका मतलब ये है कि एफ ये अधिकतम आ जाएगा। ठीक है। तो सीमांत स्थिति में त्वरण का मान अधिकतम होगा, याद रखना। फिर फोर्थ अगली नेक्स्ट राशि है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होगा वो होगा U बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर बाय स्क्वायर। ठीक है। और इसका मध्यमान स्थिति में देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। मध्यमान स्थिति में कितना? थीटा की वैल्यू रखेंगे हम 0 डिग्री। अब थीटा तो है नहीं इसके सूत्र में, तो बाय है, इसका मतलब क्या है? बाय की जगह रखेंगे इसमें वैल्यू। बाय मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है विस्थापन। और विस्थापन मध्यमान स्थिति में हमने पहले निकाल चुके हैं, कितना होता है? विस्थापन कितना होता है मध्यमान स्थिति में? 0 डिग्री होता है। यहाँ पे हम बाय की जगह क्या रखेंगे? 0 डिग्री। 0 का स्क्वायर हो जाएगा हम, सॉरी 0 डिग्री नहीं, 0 रखेंगे बाय का वैल्यू। 0 का स्क्वायर इसमें करेंगे तो कितना? मल्टीप्लाई करेंगे 0 का तो 0 हो जाएगा। तो फाइनल क्या आ जाएगा? U 0 न्यूनतम आएगा। इसका मतलब ये है मध्यमान स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा या न्यूनतम होगा। और इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते, सीमांत स्थिति में देख लेते। तो एसएचएम करती हुई सीमांत स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा? तो ये हमें आपको यहाँ बाय की जगह, बाय कितना होता है सीमांत स्थिति में? बाय सीमांत स्थिति में विस्थापन होता है कितना? ए होता है बाय बराबर। तो बाय की जगह हम ए रख देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा ये U बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब अधिकतम होगा ये सीमांत स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान। क्लियर। आगे चले, नेक्स्ट राशि है गतिज ऊर्जा देख रहे हैं। एसएचएम करती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो इसको हम के ई से डिनोट कर रहे हैं। तो के ई का जो सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का, वो कितना होता है? 1/2 एम
ओमेगा स्क्वायर कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ के इक्वल 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मध्यमान स्थिति में देखें तो मध्यमान स्थिति में कितना आ जाएगा। अब वही मध्यमान स्थिति में बाय की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, बाय विस्थापन कितना होता है मध्यमान स्थिति में, 0 होता है, तो बाय की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो ये 0 स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा के ई बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका मतलब ये गतिज ऊर्जा का मान मध्यमान स्थिति में अधिकतम आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, सीमांत स्थिति। तो सीमांत स्थिति में क्या, बाय का वैल्यू कितना आता है सीमांत स्थिति में, ए होता है, ए के बराबर, तो ए रख देंगे। ठीक है, इसकी जगह बाय स्क्वायर की जगह तो ये आ जाएगा हमारे पास, और ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा पूरे में, तो फाइनली कितना 0 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है सीमांत स्थिति में शून्य होगी या न्यूनतम आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, ये आप याद कर लेना। ठीक है, इनके फार्मूले, और ये देख लेना किस स्थिति में न्यूनतम है और किस स्थिति में अधिकतम है। चलिए, मुझे बता सकते हो आप कौन कौन सी स्थिति में कौन कौन सा ज्यादा आया था। हम्म, कौन कौन सी राशि किस स्थिति में ज्यादा आई थी। चलिए बताएं मुझे, मैं यहाँ पे दो स्थिति लिख रहा हूँ, ये मध्यमान स्थिति लिख दी है मैंने, और ये सीमांत स्थिति। अब मुझे बताइए किस स्थिति में, सीमांत स्थिति में किस किस की वैल्यू ज्यादा आ रही है। हम्म, कौन कौन सी राशियां ज्यादा होती है, बताएं। विस्थापन कहाँ है, सीमांत स्थिति में, हाँ ज्यादा है, वेरी गुड। तो बाय बाय ज्यादा है, अधिकतम है, अधिकतम, हाँ कौन कौन है, बाय है, और अच्छा एफ का मान ज्यादा है। एफ, एफ मतलब त्वरण। हम्म, त्वरण, हाँ एफ भी ज्यादा है, और कौन सी राशि ज्यादा है। हम्म, यू, यू भी ज्यादा है सीमांत स्थिति में, स्थितिज ऊर्जा, और हाँ, और बस इतनी है। हम्म, इसका मतलब बाकी की सब न्यूनतम होंगी, अगर इन तीनों को देख, हाँ इन तीनों को छोड़ के बाकी की सब क्या न्यूनतम होंगी सीमांत स्थिति में, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब मुझे बताओ मध्यमान स्थिति में कौन अधिकतम है, कौन कौन सी राशि अधिकतम है। हाँ तो एक तो वेग है, अच्छा वेग ज्यादा है, हाँ वेग मतलब म्यू, म्यू, हाँ अधिकतम हो जाएंगे, तो म्यू अधिकतम हो जाएगा, जो इसमें न्यूनतम है वो इसमें अधिकतम हो जाएंगे। अब कौन कौन सा और कौन सा बचा है, हाँ कौन सी, हाँ काइनेटिक ऊर्जा, वेरी गुड, की गतिज ऊर्जा इसमें हो जाएगी मध्यमान स्थिति में अधिकतम, और कौन सा है, बस, वेरी गुड। तो इसका मतलब तो ये हो गया, निष्कर्ष ये निकल के आ गया कि सीमांत स्थिति में विस्थापन त्वरण और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होते हैं, बाकी सब, बाकी बाकी क्या, बाकी वेग और गतिज ऊर्जा कम होते हैं सीमांत स्थिति में, और मध्यमान स्थिति में कौन कौन से, वेग और गतिज ऊर्जा अधिकतम होते हैं, और विस्थापन त्वरण और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होते हैं मध्यमान स्थिति में। ठीक है, तो यही फाइनली आपको याद रखना है।
ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।